अगर आपको मेरे द्वारा की गई एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो शेयर कर देना। ये हमारे बिगिन यूथ सीज़न 1 का लास्ट एपिसोड है और ये उसका लास्ट पार्ट है। इसमें हमें दिखाया जाएगा कि सुगा ने कैसे सुसाइड अटेम्प्ट किया था और जे होप ने अभी तक कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करी। तो एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें जे होप दिखाया जाता है जो कि रात के समय अपार्टमेंट से चुपके से भाग रहा था। ये वही अपार्टमेंट था जिसमें अपने वो न्यू रूममेट्स के साथ रह रहा था जो कि उसे टॉर्चर करके उससे पैसे निकलवा रहे थे। वहीं जेहोब को इस वक्त काफ़ी सारी चोट भी लगी हुई थी जो कि उसे उन रूममेट्स ने ही दी थी। फिर उसे डॉक्टर्स के साथ बातें करते हुए दिखाया जाता है जिस पर डॉक्टर उससे कहती है कि क्या तुम्हें अभी भी अपनी गलती नज़र आती है कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल में है। जिस पर जेहोब कहता है मैं जानता हूँ कि इसमें पूरी गलती मेरी नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है। ना ही मैं उसे वहाँ भेजता, ना ही वो दोनों एक दूसरे से मिलते और ना ही जिमिन की तबीयत ख़राब होती है। और इसी वजह से जब कोई स्ट्रेंजर मुझे देखता है तो मुझे काफ़ी अजीब सा फील होता है और फिर से मुझे सफोकेट होने लगता है। और ये सब बोलते हुए हमें दिखाया जाता है कि वह फिर से उन मेडिसिन्स को लेना शुरू कर चुका है जो कि उसे काफ़ी बुरी तरीके से अफ़ेक्ट कर रही हैं और उसे उनकी आदत भी होते जा रही है। लेकिन उसके बाद भी जे होप उन सारी मेडिसिन्स को एक बार में ही खा जाता है। बाद में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जे होप जिमिन को देखते हुए बोलता है तुम्हारे पीठ में चोट जब तुम कपड़े चेंज कर रहे थे तो मैंने देखा, क्या ये सब तुमने खुद किया है। जिस पर जिमिन कहता है कि मैं अभी डिस्चार्ज नहीं हो सकता हूँ जब तक कि मैं 20 का ना हो जाऊँ और 20 का मैं इस बार हो सकता हूँ और एक बार मैं 20 का हो गया तो फिर मैं सब अपनी मर्ज़ी से कर सकता हूँ और मैं यहाँ से डिस्चार्ज भी हो जाऊँगा और घर से बाहर भी चले जाऊँगा क्योंकि अब मैं थक चुका हूँ हमेशा यहाँ वहाँ छुपते हुए। अब मुझे हर एक चीज़ को फेस करना है और एक बार मैं 20 का हो गया तो फिर मुझे किसी की भी बात सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं फिर अपने डिसीज़न सब खुद ले सकता हूँ। ये कहते हुए वह उसे देखता है। फिर अचानक से ही वह कुछ सोचते हुए जेहोप को देखता है और बोलता है अब मैं जो कहने वाला हूँ उससे खुद को प्रेशर फील करवाने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे सीधा हाँ या ना में जवाब दे सकते हो। जो सुनकर जेहोप उसे देखता है और बोलता है कि वो क्या है और तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, तुम मुझे सीधा बता सकते हो। उसकी बात सुनकर जिमिन एक पल रुकता है और फिर बोलता है कि जब मैं अपना घर छोड़ दूंगा क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे अपार्टमेंट में रह सकता हूँ। जैसे ही उसने इतना बोला था तो जे होप एकदम चुप होकर उसे देखने लगता है। उसके एक्सप्रेशन देखकर जिमिन एक पल के लिए डर गया था लेकिन तभी जे होप हंसता है और बोलता है कि टोटली पॉसिबल है। जिस पर जिमिन शॉक होकर बोलता है सच में, मैं क्या सच में तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। जिस पर वो कहता है तो ठीक है फिर तो मैं पार्ट टाइम जॉब भी करूँगा और अब हमारे एक्सपेंस को मैनेज करने के लिए तुम्हारा साथ भी दूंगा। जिस पर वो कहता है तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा सुपर हीरो ब्रदर है ना, तुम्हारे ठीक होने तक वो एक अच्छी सी जगह रहने के लिए ढूंढ देगा और तुम सिर्फ अपने ट्रीटमेंट पर ध्यान दो। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि और कोई नहीं शुगा था और वह टेबल पर बैठे हुए अपने डैड की मेडिसिन्स को सेट कर रहा था, वो भी डे और टाइम वाइज। इस वक्त वो काफ़ी फोकस्ड लग रहा था और कुछ ही देर में उसने उन सारी मेडिसिन्स को अच्छे से डेट टाइम वाइज फिक्स कर कर उसे एक बॉक्स पर रख कर वहीं टेबल पर रख दिया था ताकि उसके डैड उसे वहाँ पर से ले सकें। उन्हें अच्छे से लेबल करने के बाद वो वहाँ से उठकर सीधा अपने रूम में चला गया था। उसके रूम में जाते ही उसके डैड जो कि वॉशरूम में थे वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं और वह सीधा उसी टेबल के पास जाने लगते हैं। उसी वक्त उनका ध्यान उन अच्छे से अरेंज की गई मेडिसिन्स पर और उनके लेबल पर जाती है जिसे देखकर वो थोड़ा हैरान होते हैं लेकिन फिर वह उसे हाथ में उठाकर देखने लगते हैं और समझ जाते हैं कि ये और किसी ने नहीं, शुदा ने ही किया हुआ है।
उसके बाद हमें दूसरी जगह फ्यूनरल हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शुगा इस वक्त अपनी जॉब पर था और काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जा रहा था तभी उसकी नज़र सामने पर पड़ती है और उसके एक्सप्रेशन एकदम ही चेंज हो जाते हैं और वो थोड़ा हैरान भी था, क्योंकि सामने खड़े इंसान और कोई नहीं, प्रिंसिपल था। लेकिन उसके बाद भी वो उसे इग्नोर करता है और साइड से चुपचाप जाने लगता है। लेकिन जब वो वहाँ से चुपचाप जा रहा था उसी वक्त वहाँ पर प्रिंसिपल की आवाज़ आती है और वह बोलता है, ओह तो तुम यहाँ काम करते हो। लेकिन शुगा उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता। वहीं प्रिंसिपल बोलने लगते हैं, जब उस दिन तुम मेरे पास आए थे और मैंने तुम्हारा डिटर्मिनेशन देखा था कि मैं एक पल के लिए डर गया था कि शायद ये मेरा आखिरी टाइम है, लेकिन सच में ये सब तो बेकार निकला। तुम तो खाली दिखाने के थे। और क्या हुआ अब? क्या तुम डर लग रहा है? क्या तुम दोबारा भागोगे नहीं? मुझे लगता है कि तुम्हें सच पता चलने के बाद तुम सच्चाई को सहन नहीं कर पाए, इसलिए तुम वहाँ से भाग गए। वहीं ये बोलते हुए वह शुगा को देखने लगते हैं, लेकिन शुगा अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था। लेकिन तभी प्रिंसिपल कहते हैं, लेकिन उसके बाद भी मुझे तुम्हारी ये आंखें बहुत पसंद है। जो सुनकर वो प्रिंसिपल की तरफ घूमता है। तभी प्रिंसिपल बोलते हैं, हाँ सही कहा, क्योंकि तुम्हारी ये आंखें और तुम्हारा ये लुक मुझे तुम्हारी मॉम की याद दिलाता है। जैसे ही उन्होंने इतना बोला था तो शुगा उन्हें एक पल देखता है, लेकिन वह बोलता अभी भी कुछ नहीं है। वहीं प्रिंसिपल उसे देखकर मुस्कुराने लगते हैं। उसके बाद हमें कार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रिंसिपल फ़ोन पर बात कर रहे थे। तभी शुगा भी उन्हें ढूंढते हुए फ्यूनरल हाउस से बाहर आता है। तभी वह उसे कार में बैठे हुए देख लेता है और वह दरवाजे के पास आकर उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक था। जो देखकर प्रिंसिपल उसे देखने लगते हैं और वो बोलते हैं, दरवाज़ा खोलो। मैंने कहा दरवाज़ा खोलो, लेकिन प्रिंसिपल तो एकदम शैतानी मुस्कुराहट दे रहे थे और फ़ोन में ही बोलते हैं, मिस्टर किम चिंता की कोई बात नहीं है, यहाँ सब कुछ ठीक है, आप कंटिन्यू करें अपनी बात। लेकिन तभी शुगा एक पल के लिए वहाँ से जाता है, लेकिन फिर वो उसी टाइम वापस आता है। लेकिन प्रिंसिपल का ध्यान इस पर नहीं था। तभी हम देखते हैं कि वो एक फायर एक्सटिंग्विशर ला गया है और उससे उनकी विंडो पर मार रहा है, लेकिन विंडो पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन शुगा रुकता नहीं है और लगातार उसे तोड़ने लगता है, लेकिन प्रिंसिपल को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था और उसे दरवाज़ा खोलने को बोलता है, लेकिन प्रिंसिपल खोलता ही नहीं और इसी तरीके से वो पूरे शीशे को बुरी तरीके से तोड़ देता है। फिर हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शुगा के पापा अंदर से बाहर आ रहे थे और इस वक्त वो काफ़ी उदास और दुखी लग रहे थे। उसके पीछे पीछे शुगा भी आ रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं तो उसके डैड वहाँ पर रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर शुगा को देखने लगते हैं, जो कि इस वक्त काफ़ी सैड था। तभी उसके डैड बोलने लगते हैं, क्यों, आखिर ऐसा क्यों? मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। मैंने तुम पर इतना ज़्यादा यकीन किया, लेकिन उसके बाद भी तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। आखिर क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? तुम्हारी इन हरकतों को देखकर और उन इंसिडेंट को देखकर मुझे इतना बुरा लग रहा है। मैं ये सब समझने की कोशिश कर रहा हूँ और उस बच्चे के साथ जो इंसिडेंट हुआ था उस इंसिडेंट को भी, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। उसके बाद वह एक गहरी सांस लेते हैं और बोलते हैं कि अब मेरे लिए ये हार्ड होते जा रहा है। मैं हमेशा तुम्हें ऐसे देख रहा हूँ और तुम्हें देखकर मुझे हमेशा तुम्हारी मरी हुई मॉम की याद आने लगती है। जो भी हरकतें तुम कर रहे हो, जो भी इंसिडेंट तुम कर रहे हो, उन इंसिडेंट को देखते हुए मुझे तुम्हारी मॉम और उनके साथ हुए इंसिडेंट की याद आने लगती है। इतना कहकर वो एक गहरी सांस लेते हैं और वहाँ से बिना कुछ बोला सीधे चले जाते हैं। वहीं शुगा अपने डैड की बात चुपचाप सुन रहा था, लेकिन वह भी कुछ नहीं बोलता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें रात का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर इस वक्त शुगा एक अंधेरी गली में अकेले आ रहा था और इस वक्त वह काफ़ी सैड लग रहा था। वह शांति से सीधे सीधे चल रहा था। उसी वक्त उसके सामने से दो स्टूडेंट आते हैं और एक उसमें से शुगा से टकरा जाता है। जैसे जैसे शुगा दीवार से टकरा जाता है और वो स्टूडेंट उससे माफ़ी मांगते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, आप ठीक हो ना? लेकिन शुगा उसे इग्नोर कर कर आगे चलने लगता है। लेकिन तभी उसे कुछ ध्यान आता है और वो घूमकर पीछे देखता है तो उसे वो दो स्टूडेंट दिखने लगते हैं और वह उस स्टूडेंट को देखते हुए
खुद को और जंगकुक को याद करने लगता है और तभी उसे वहाँ पर जंगकुक भी नज़र आता है जो कि उसे ही घूम के देख रहा था। और इसे देखते हुए शुगा काफ़ी हैरान था और काफ़ी खुश भी, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है कि आज उसने जंगकुक को देखा। लेकिन तभी वो ध्यान देता है कि वहाँ पर तो कोई है ही नहीं और वो खाली चीज़ों को इमेजिन कर रहा था। उसके बाद में रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अकेले बैठा हुआ था और अपने हाथ में लाइटर पकड़े हुए था। तभी वह उस लाइटर को जलाते हुए अपनी जेब से एक फ़ोटो निकालता है जो कि वही फ़ोटो थी जिसे वो हमेशा अपने पास रखता था, उसकी और उसकी मॉम की। और उस फ़ोटो को देखते हुए वह कुछ देर सोचता है और फिर अपना लाइटर जलाकर सीधा उस फ़ोटो के नीचे लगा देता है जिससे कि वह फ़ोटो पूरी तरीके से जलने लगती है। और जैसे जैसे वह फ़ोटो जल रही थी वैसे वैसे शुगा के फेस पर एक सेटिस्फेक्शन नज़र आ रहा था। और उस जलती हुई फ़ोटो को वह कमरे में साइड डस्टबिन में फेंकने चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो डस्टबिन में फेंकता है तो वो फ़ोटो डस्टबिन के जाने के बजाय नीचे गिर जाती है और पूरे कर्टेन में आग लग जाती है। लेकिन शुगा उसके बाद भी उस आग को बुझाता नहीं है बल्कि उससे थोड़ा दूर जाकर अपने बेड के सपोर्ट से ज़मीन पर बैठ जाता है और उस जलती हुई आग को देखने लगता है। और इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भी रिग्रेट नहीं नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस आग को देखकर उसे एक सुकून मिल रहा था। वह आग धीरे धीरे पूरे कर्टेन पर लग जाती है और पूरे कमरे पर फैलने लगती है। लेकिन उसके बाद भी शुगा वहाँ पर शांति से बैठा हुआ था और हमें पता चलता है कि ऐसे ही उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था और वो इसी आग में जलकर मर गया था। उसके बाद हमें दूसरी जगह स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जंगकुक के क्लास में सब चिल्ला रहे थे कि फायर अलार्म बज गया और क्लासरूम से भाग रहे थे। तभी टीचर वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं चुपचाप बैठ जाओ, वो सिर्फ कुछ काम चल रहा है इस वजह से उस पर ऐसे बेल बजी। ये कहते हुए पूरी क्लास को वो देखने लगते हैं लेकिन जंगकुक तो वहाँ पर बिना कुछ बोले शांति से बैठा हुआ था। लेकिन तभी उसका ध्यान नीचे से आ रही आवाज़ों पर जाता है जिसे सुनकर वह खिड़की से बाहर देखता है तो उनके हाइड आउट से इस वक्त सारे सामान को बाहर निकलवा रहे थे जो देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वह अपनी टेबल पर रखी स्केच बुक को देखने लगता है। उसके बाद में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जंगकुक उसी हाइड आउट पर आया हुआ था और वह चारों ओर देख रहा था कि वहाँ पर कोई है तो नहीं। और जब उसे यकीन हो जाता है तो वो दरवाजे के पास आकर अपना फ़ोन निकाल कर उसमें फ़्लैश ऑन करता है और वहाँ पर रखी उस अलमीरी को देखने लगता है जिस पर कि काफ़ी धूल जमी हुई थी और वो काफ़ी पुरानी थी जो कि पुराने स्टूडेंट यूज़ करा करते थे अपने लॉकर्स के तौर पर। तभी उस पर उसे एक नंबर नज़र आता है और उस नंबर को देखकर वो याद करता है कि जब वो शुगा के मॉम के पुराने घर गया था तो उसे उस कंटेनर में एक जली हुई कीचेन मिली थी और उसमें भी वही नंबर था। और उस नंबर को देखकर उसे यकीन हो जाता है कि वो इसी लॉकर की चाबी है जो देखकर वो जल्दी से उस चाबी को उस लॉक की में लगाकर उसे ओपन कर देता है। और जैसे ही वो ओपन कर रहा था तो उसे काफ़ी डर भी लग रहा था। और ओपन करने के बाद जैसे ही देखता है तो वहाँ पर एक काफ़ी पुरानी डायरी रखी हुई थी। उस डायरी को देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है लेकिन फिर वो बिना सोचे समझे उस डायरी को उठा लेता है। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी स्टडी टेबल पर बैठे उस डायरी को खोलता है और जैसे ही डायरी ओपन होती है तो उसे उसमें स्कॉलरशिप सोंगजू फाउंडेशन लिखा हुआ दिखता है और उसमें उसी इंसान का नाम था जो कि बीच एरिया पर मिला हुआ था और उनकी डेड बॉडी की वजह से इन्हें पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ा था। और वही आदमी उसी सोंगजू स्कॉलरशिप का एक मेंबर भी था और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई थी और उन चीज़ों को देखकर वो काफ़ी हैरान भी था और उस डायरी को वो पलट कर धीरे धीरे पढ़ने लगता है।
जब वह उस डायरी को देख रहा था तो उसमें उसे एक पेज नज़र आता है जिसमें कि पुलिस लाइन वाली ड्राइंग बनी हुई थी और एक रूम को लॉक किया हुआ था। और उसके बाद हमें अगले दिन उसी क्लासरूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेम वही सीन था जो कि उस डायरी में ड्रॉ था। और उस सीन को देखकर वो काफ़ी हैरान था और कुछ सोचते हुए जल्दी से वहाँ से नीचे आने लगता है और शुगा के पास जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों से उतर के वहाँ से जा रहा था उसी वक्त उसके सामने कोई आ जाता है और वो और कोई नहीं वही दोस्त तो होता है वी का, जो कि बाइक चलाता है। जिसे देखकर जेके भी थोड़ा हैरान था। तभी वह उसे बताता है कि वी इस वक्त पुलिस स्टेशन में है, जिसे सुनकर जेके हैरान हो जाता है और वह घूमकर सीधा उस क्लासरूम को देखने लगता है। और इस वक्त वो काफ़ी परेशान लग रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि वो उस डायरी को देखने लगता है और फिर क्लासरूम का सीन जहाँ पर अभी भी वो डायरी को पढ़ रहा था। और ऐसे ऐसे काफ़ी टाइम बीतने लगता है और इसी बीच वह शुगा को भी कांटेक्ट कर रहा था जिसमें उसने बोला था कि जिस पर चाबी को तुमने पीछे छोड़ा था मुझे उस जगह पर कुछ अजीब सी चीज़ मिली है जो कि कुछ ज़्यादा ही अजीब है। लेकिन उस चीज़ में जो कुछ भी है वो थोड़ा थोड़ा वी से रिलेट कर रहा है और उसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है। यही सब बोलते हुए उसने शुगा को काफ़ी सारे ऑडियो मैसेज भेजे थे लेकिन उसे वहाँ किसी भी चीज़ का जवाब नहीं मिल रहा था क्योंकि शुगा ने किसी भी चीज़ का रिप्लाई नहीं किया था। लेकिन जैसे जैसे जोंगकुक उस डायरी के पेजेस को पढ़ते जा रहा था वैसे वैसे वो शुगा को कांटेक्ट करते जा रहा था लेकिन उसका कांटेक्ट अभी तक नहीं हुआ था। तभी उसे उस डायरी पर एक होटल और मार्ट की एड्रेस और डिटेल मिलती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और अपने फ़ोन में सर्च करने लगता है और उसे वहाँ पर एक ऐसे रिलेटेड चीज़ मिल भी जाती है जिससे वो थोड़ा हैरान तो होता है। लेकिन फिर वह जल्दी से अपना फ़ोन निकाल कर उस मार्ट के बारे में ऑनलाइन सर्च करने लगता है। जैसे ही वो सर्च करता है तो उसे उस मार्ट के बारे में पता चल जाता है और कॉन्टैक्ट डिटेल भी मिल जाती है। लेकिन जैसे ही वो कॉल करके इस बारे में पूछता है तो वो सीधा मना कर देते हैं, जिस पर वो थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर बोलता है कि क्या ऐसी कोई जगह उनके आसपास पर है। और ये बोलने के बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जंगकुक वही डायरी लिए एक घर के पास आ जाता है और ये जगह और कोई नहीं शुगा के घर के पास ही थी। लेकिन तभी उसकी नज़र सामने पुलिस की गाड़ी पर पड़ती है लेकिन वो उस चीज़ को इग्नोर करता है और सीधा उसके घर की तरफ जाने लगता है। लेकिन जैसे जैसे वो उस घर की गली में पहुंच रहा था तो वो और भी हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ लगी हुई थी और वो बोलता है कि यहाँ आग लग गई है और शायद किसी की मौत भी हो गई है। आसपास यही सारी बातें चल रही थी जो देखकर जोंगकुक काफ़ी हैरान था और वो भी डर कर आसपास देख रहा था। तभी वो लोग एक डेड बॉडी को बाहर ले आते हैं जिसे देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है। वहीं वो लोग इसी बारे में धीरे धीरे बात करने लगते कि शायद वो तो मर ही चुका होगा, आखिर ये है कौन। ये सुनकर जंगकुक जल्दी से अपना फ़ोन बाहर निकालता है और वो डर कर सीधा शुगा को कॉल करने लगता है क्योंकि इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा डर चुका था क्योंकि शुगा भी इसी बिल्डिंग में रहता है और वह काफ़ी डर कर उसे कॉल कर रहा था लेकिन उसके कॉल का कोई जवाब नहीं मिलता जिससे वो रोने लगता है। लेकिन फिर भी वह कॉल करते रहता है और वो देखता है कि कॉल तो कनेक्ट ही नहीं हो पा रही और कोई उठा भी नहीं रहा है, जो देखकर वो दोबारा से कॉल करता है और बोलता है कॉल उठाओ भाई, मुझे डर लग रहा है, मैं काफ़ी डर रहा हूँ, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो, मुझे पता है कि तुम ये नहीं हो, मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। कहते हुए वो फ़ोन पर रोए जा रहा था और बोलता है भाई तुम कहाँ हो, कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो। ये कहते हुए उसे शुगा की चिंता होने लगी थी और वो वहीं पर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था। लेकिन शुगा उसका कॉल कैसे पिक करता क्योंकि शुगा की डेड बॉडी तो उस एम्बुलेंस के अंदर वहाँ से जा रही थी ना। और ये यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस वक्त जोंगकुक भी उसी ब्रिज के ऊपर बैठा हुआ था जहाँ इससे पहले जिन बैठा हुआ था और उसने वहाँ से कूदकर सुसाइड करने की कोशिश करी हुई थी।
और जंगकुक यहाँ पर अकेला नहीं आया हुआ था, बल्कि वह उस डायरी को भी साथ लेकर आया था जिसमें कि वो सारी चीज़ें लिखी हुई थी। और इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा सैड लग रहा था। उन सभी की पॉइंट्स को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसमें अब आधे से ज़्यादा प्रूफ सब मौजूद थे, लेकिन इसके बाद भी अब जंगकुक कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि हर एक चीज़ फिनिश हो गई थी। और इसी तरीके से वहाँ पर एक अनदर फेलियर दिखाया जाता है। फिर हमें फिर से जिन का सीन दिखाया जाता जहाँ पर उसने सुसाइड करने की कोशिश तो करी थी, लेकिन उसे एक इनविजिबल बॉल ने पकड़ लिया था और सुसाइड नहीं करने दिया था। और उसी वक्त हमें सीन दिखाया जाता है कि कैसे उस घर पर आग लगी हुई थी और उस इंसान ने लाइटर भी जलाया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी उस इंसान का चेहरा पूरा नहीं दिखाया जाता कि आखिर वो इंसान है कौन। लेकिन शायद से वह इंसान जंगकुक ही था। और उसके बाद हमें शुगा की मॉम का सीन दिखाया जाता है जो कि उस वक्त अपने घर पर थी और शुगा को वहाँ से जाते हुए देख रही थी। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और फिर से हमें जंगकुक का सीन दिखाया जाता है जो कि खुद भी वहाँ पर अब खड़ा हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कि अब वो भी सुसाइड करने वाला है, लेकिन तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है, क्या तुम भी अब गिव अप करने वाले हो जैसे बाकियों ने करा, जैसे बाकी सभी ने इस चीज़ को छोड़ दिया। जैसे ही उसने इतना सुना तो वह अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है और उसी वक्त हमें जिनका सीन दिखाया जाता है। बोलता है क्या हुआ, क्या तुम भी गिव अप करना चाहते हो, क्या तुम्हें भी ये चीज़ें ख़त्म करनी है। जिस पर वो कहता है कि नहीं, मुझे ख़त्म नहीं करनी है। और उसी वक्त जंगकुक का सीन दोबारा दिखाया जाता है और इस वक्त वह ब्रिज के एकदम कोने में आ चुका था जहाँ पर से गिरने का खतरा काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन तभी वह सीधे आसमान की तरफ देखने लगता है और बोलता है कि ये तो बिगनिंग है। इसी के साथ अचानक से ही हमें दिखाया जाता है कि डे बहुत जल्दी जल्दी बीत रहे हैं, दिन के साथ महीने, महीने के साथ साल गुजर रहे हैं और काफ़ी अलग अलग सीज़न आकर भी गुजर चुके हैं। इससे हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं एक तरह से फ्यूचर ट्रैवल तो इस जगह पर हुई हुई है और हमें लगता है कि यहाँ पर किसी का पुनर्जन्म तो पक्का हुआ है। लेकिन उसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जंगकुक जो कि ब्रिज में खड़ा था वो वहाँ से नीचे कूद जाता है और सुसाइड कर लेता है। उसके बाद हमें जिन का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी भी उसी सर्कल के अंदर बंद था और अभी भी सांसें ले रहा था। उसने तभी एक आवाज़ आती है कि फाइनली ये एक एंड नहीं बल्कि ये तो एक शुरुआत है और ये एक ऐसी शुरुआत है जो कि अंत से ही शुरू हुई है, तो ये एक बिगनिंग है। ये कहते ही जिन धीरे से अपनी आंखें खोलता है और उसी वक्त हमें सीन दिखाया जाता है उस दिन का जो कि हमें पहले दिन ही दिखाया गया था जहाँ पर जिन फर्स्ट टाइम कोरिया में आया हुआ था और वो बाहर घूमने गया था। जैसे ही वो अपना पैर आगे रखने वाला था कि वो एकदम से ही हैरान हो जाता है और हमें पता चलता है कि जिन ने यहाँ पर टाइम ट्रैवल किया था और वह फ्यूचर में जाकर वापस आ चुका था और उसने फ्यूचर में जो कुछ भी होने वाला था वो वहीं पर देख लिया था। और ये चीज़ देखकर वो काफ़ी हैरान था और अपने आसपास की चीज़ों को बड़े ध्यान से देख रहा था। ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म होता है, लेकिन हमें लास्ट में एक क्लिप भी दिखाई जाती है और उस क्लिप में हमें सीज़न 2 के लिए एक हिंट नज़र आती है जहाँ पर वो सभी लोग उसी बीच पर मस्ती कर रहे थे जो कि कुछ टाइम पहले एक एपिसोड में दिखाया गया था जहाँ पर वो सभी बीच में मस्ती करने आए थे और जहाँ उन्हें वो डेड बॉडी भी मिली हुई थी। लेकिन इस टाइम पर उन्हें इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं था। वहीं जिन जो कि उन्हें पीछे से ये सब करते हुए देख रहा था, इस वक्त वो काफ़ी हैरान नज़र आ रहा था और उसकी आंखों में इस वक्त कोई भी एक्साइटमेंट नज़र नहीं आ रही थी, बल्कि उसकी आंखों में तो एक हैरानी नज़र आ रही थी और परेशानी भी। और जब उन्हें वो ऐसे मस्ती करते हुए देख रहा था तो उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे और वह
रो रहा था, वहीं वो लोग वहाँ से मस्ती करते हुए उसे भी अपने पास बुला रहे थे, लेकिन जिन की आँखों से लगातार आँसू बह रहे थे। और हमें यहाँ पर एक हिंट मिलती है कि शायद से जिन वापस से उस लाइफ को जी रहा है जहाँ पर उसके सारे दोस्त ज़िंदा हैं, और इसी सब को याद करते हुए जिन इस वक्त रो रहा है कि उसे लाइफ ने एक चांस और दिया है। और वह जब देखता है कि वो लोग उसे बुला रहे हैं तो वो अपना रोना इग्नोर कर कर जल्दी से उनके साथ मस्ती करने चले जाता है। और इसी के साथ हमारा सीज़न 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब सीज़न 2 में पता चलेगा कि आखिर क्या सच में जिन ने टाइम ट्रैवल किया है, और क्या इस बार वो अपने सारे दोस्तों को बचा पाएगा, और उनकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई थी क्या इस बार वो उन सभी को टैकल कर पाएगा। और जितनी भी मिस्टीरियस चीज़ें अभी सॉल्व नहीं हो पाई हैं शायद से वह सीज़न 2 में सॉल्व हो जाएंगी। तो मिलती हूँ मैं आपको अब न्यू ड्रामा के साथ। आई होप कि आप लोगों ने इस ड्रामा को एंजॉय किया होगा, और जिसको भी मेरी वजह से प्रॉब्लम्स हुई हैं और मेरी स्टोरी समझ नहीं आई, आई एम रियली सॉरी। और मुझे पता है कि शुरुआत में मैंने काफ़ी बुरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आई नो कि अभी भी बुरा है, लेकिन शायद स्टार्टिंग से तो काफ़ी अच्छा है और आप लोगों को समझ भी आ रहा है। तो बाय, लव यू, अपना ध्यान रखना, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में।